हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो कैसी चल रही है फाइनली आप लोगों की प्रिपरेशन? जून का एग्जाम डे बाय डे यहाँ पर करीब आता जा रहा है। थोड़ी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, सर लास्ट टाइम पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूलते जा रहे हैं। कुछ नहीं भूलते हो आप लोग, पैनिक स्टडी मत करो। अक्सर गलती क्या होती है कि हम एंड मोमेंट पे पैनिक स्टडी में घुस जाते हैं, और जब पैनिक स्टडी में घुस जाते हैं तो हमारा फोकस जो है वो पूरा खराब हो जाता है। तो एंड मोमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान हमें यह देना है कि पैनिक स्टडी से हमें बचना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टाइम अवॉइड कंप्लीट पैनिक स्टडिंग। जो भी पढ़ा हुआ है उन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा नया रिवीजन करो। नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से बचो। अगर आसानी से उन नए कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प कर पा रहे हो, नए कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, थोड़े बहुत टाइम के लिए उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लो, याद करो और आगे बढ़ो। लेकिन जितने ज्यादा नए कॉन्सेप्ट्स पे जाओगे, जितने नए नए कॉन्सेप्ट्स पे जाने का ट्राई करोगे, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी। ध्यान देने वाली दोस्तों यहां पर बात है कि जितना यहां पर जो ओल्ड पढ़ रखा है उसको मैक्स टू मैक्स रिवीजन करो, और रिवीजन के साथ जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आप सभी लोगों के लिए दो जानकारी शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये सीरीज दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे हर रोज कमेंट करते हैं कि ये जो सीरीज है सर ये रेगुलर रहेगी या नहीं रहेगी। दोस्तों ये सीरीज आप सभी विद्यार्थियों के लिए रेगुलर होने वाली है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि ये सीरीज कंप्लीट आप सभी लोगों के लिए लास्ट टाइम तक रेगुलर ही रहेगी, ठीक है। इसके साथ अब एक और चीज आप समझो, ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं, या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दिए गए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने तक को मिल जाएंगे। क्लियर? ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपके यहां पर सिलेबस आपके टॉपिक से बाहर हो। सारे की सारे जो क्वेश्चन बार बार एनटीए के द्वारा जिन कॉन्सेप्ट से बार बार पूछे जाते हैं उन कॉन्सेप्ट से पूछे गए प्रश्न है। तो इन कॉन्सेप्ट से एक तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता जाएगा, क्योंकि रेगुलर वही क्वेश्चन जो आपसे जिन इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं वो सारे की सारे क्वेश्चन यहां पर ले रखे हैं। क्लियर? तो जब इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यहां पर एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोग यूजीसी नेट 2026 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बीएसआई एकेडमी ने 2026 के लिए बूस्टर डोज भी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आप यहां पर जाके कोर्स को लॉन्च कर सकते हो। उसमें आपको मैराथन टाइप सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट क्लासेस मिल जाएंगी जो आपके इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे होंगी, जो आपके एग्जाम में ज्यादा यहां पर पूछा जाता है। सारे की सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको यूट्यूब पर ये जो प्रैक्टिस सेशन जो रेगुलर चल रहा है, ये जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसको भी देखते चलना है। तो यहां पे आपके लगभग एग्जाम से पहले 3-4 हजार क्वेश्चन, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी जो एग्जाम में आते ही आते हैं। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। उससे पहले दोस्तों एक और चीज जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, किसी से भी संबंधित कोर्स रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, तो आप यहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर जाके बात कर सकते हैं। साथ में हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, द फर्स्ट लाइब्रेरी कमेटी फॉर अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एट। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए पहली पुस्तकालय समिति का गठन जो है वो कहां किया गया था? 2 आंसर, ठीक है दोस्तों। भारत में ना विश्वविद्यालय पुस्तकालय की अगर हम बात करें, यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की व्यवस्था की बात करें, तो सबसे पहले प्राइमरी यानी कि प्रारंभिक और व्यवस्थित विकास, सबसे पहले प्राइमरी यानी कि प्रारंभिक और व्यवस्थित विकास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में किया गया था दोस्तों। और इसी विश्वविद्यालय में सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी का गठन किया गया था। और इसी विश्वविद्यालय में सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी का गठन किया गया था एकेडमिक पुस्तकालय को देखरेख करने के लिए।
जो हमारी एकेडमिक लाइब्रेरीज जो होती हैं, जो एकेडमिक पुस्तकालय होते हैं, उन एकेडमिक लाइब्रेरीज की देखरेख करने के लिए 1957 में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्लियर है, यहां तक क्लियर? तो विश्वविद्यालय में सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के द्वारा, ताकि पुस्तकालय के संचालन, संग्रह, विकास और उसकी सेवाओं का प्रॉपर रूप से व्यवस्थित किया जा सके। कैलकाटा लाइब्रेरी दोस्तों भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक मानी जाती है। क्लियर? ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा का या फिर पुस्तकालयों का विकास का केंद्र की अगर हम बात करें तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को ही कहा जाता है। ठीक है, अब इस लाइब्रेरी कमेटी का गठन आखिर क्यों किया गया था? इस लाइब्रेरी कमेटी का आखिरकार उद्देश्य क्या था? इस लाइब्रेरी कमेटी का आखिरकार उद्देश्य क्या था, या फिर इस लाइब्रेरी कमेटी का जो गठन है वो गठन क्यों किया गया था? दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर बुक सिलेक्शन के लिए, पुस्तक चयन के लिए। दूसरा यहां पर लाइब्रेरी से रिलेटेड बजट मैनेजमेंट के लिए, लाइब्रेरी से रिलेटेड बजट मैनेजमेंट के लिए। तीसरा दोस्तों यहां पर लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए। और चौथा दोस्तों जितने भी यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहां पर स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं और रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और जितने भी यहां पर रिसर्चर्स हैं, उनकी रिसर्च को यहां पर ठीक ढंग से किया जा सके, इसलिए यहां पर भारत में सबसे पहले पुस्तकालय समिति का जो गठन है वो गठन किया गया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में। और कब किया गया था तो यह भी ध्यान रखना, 1957 में। क्लियर, 1957 में किया गया था। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, 1985 में NAPLIS के सूत्रधार के रूप में गठित समिति की अध्यक्षता जो है वो गठित समिति की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? सबसे पहले दोस्तों यहां पर NAPLIS की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? NAPLIS की नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी। अब भारत में पुस्तकालय और सूचना प्रणाली जो है उस पे यहां पर नीति आयोग क्या मिशन यहां पर प्रदर्शित करता है, उसके लिए यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। NAPLIS में आपको देखने को मिलता है कि पुस्तकालय की स्थापना कैसे की गई। समय समय पर विभिन्न जो मंच होते हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म होते हैं, उन प्लेटफॉर्म में पुस्तकालयों के, लाइब्रेरीज के समग्र विकास के लिए भारत सरकार ने यहां पर क्या क्या कदम उठाए। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में ठीक है डीपी चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में की गई थी। किसके नेतृत्व में? डीपी चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में की गई थी। अब 1985 में भारत में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज को मजबूत करने के लिए नीति आयोग के तहत इसके लिए पूरी एक समिति गठन की, और इस समिति की अध्यक्षता का जो काम सौंपा वो सौंपा यहां पर डीपी चट्टोपाध्याय को। अब इसके अंदर दोस्तों NAPLIS के अंदर क्या क्या उद्देश्य आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। मेन चीज आपको पर्पस की भी बात करनी पड़ेगी, क्या क्या पर्पस है, क्या क्या उद्देश्य है NAPLIS में। तो सबसे पहले तो दोस्तों NAPLIS का जो उद्देश्य है वो है नेशनल लेवल पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर लाइब्रेरी नेटवर्क को विकसित करना। नेशनल लेवल पर लाइब्रेरी नेटवर्क विकसित करना सबसे बड़ा जो रोल है।
सेकंड है यहां पर सूचना संसाधनों का विकास, सूचना संसाधनों का विकास यानी कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों तक यानी कि रूरल एरियाज तक सूचना को, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। ठीक है। चौथा है दोस्तों यहां पर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो उद्देश्य थे वो एनएपीएलआईएस के अंदर यहां पर रखे गए थे। क्लियर है, कोई डाउट यहां पर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सी पे। चलो क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों, द फर्स्ट कमर्शियल फुल टेक्स्ट लीगल इंफॉर्मेशन सर्विस इज नोन एज, पहली वाणिज्यिक पूर्ण पाठ कानूनी सेवा को यहां पर क्या कहा जाता है? बताओ इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल फुल टेक्स्ट लीगल इंफॉर्मेशन सर्विस कौन सी मानी जाती है? बताओ। और उसके अंदर यहां पर क्या क्या देखने को मिलता है? पहली वाणिज्यिक पूर्ण पाठ कानूनी सेवा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर लेक्सिस नेक्सिस। क्या है यहां पर? लेक्सिस नेक्सिस। ठीक है, लेक्सिस नेक्सिस कॉर्पोरेशन भी इसे कहा जाता है। पूर्व में ये जो है रीड एल्सेवियर का हिस्सा माना जाता था। पहले इसको जो है रीड एल्सेवियर का एक पार्ट माना जाता था। ठीक है, 1970 के दौरान लेक्सिस नेक्सिस ने कानूनी और पत्रकारिता दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुलभ बनाना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक रूप से 1970 से सुलभ बनाना स्टार्ट किया और 2006 तक कंपनी के पास, जो हमारी कंपनी थी वो 2006 तक कंपनी के पास कानूनी और सार्वजनिक रिकॉर्ड संबंधित जानकारी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की स्थापना की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की स्थापना यहां पर की गई थी। अब लेक्सिस नेक्सिस को दोस्तों दुनिया की पहली कमर्शियल, पूरी वर्ल्ड वाइज दुनिया की पहली कमर्शियल फुल टेक्स्ट लीगल इंफॉर्मेशन सर्विस मानी जाती है। फुल टेक्स्ट लीगल इंफॉर्मेशन सर्विस मानी जाती है। इसका जो उपयोग है दोस्तों वो लीगल रिसर्च में, इसका जो उपयोग है वो हमेशा लीगल रिसर्च के अंदर, दूसरा कोर्ट जजमेंट्स के अंदर, कोर्ट जजमेंट्स के अंदर, तीसरा दोस्तों यहां पर केस लॉज के अंदर, चौथा दोस्तों यहां पर लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, पांचवा दोस्तों यहां पर एक्ट्स एंड स्टेट्स के अंदर, एक्ट्स एंड स्टेट्स के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब यह जो है पहले वकीलों को फिजिकल लॉ रिपोर्ट खोजनी पड़ती थी। होता क्या था कि इससे पहले वकीलों को ना फिजिकल लॉ रिपोर्ट खोजनी पड़ती थी। लेक्सिस नेक्सिस ने लीगल इंफॉर्मेशन को, लेक्सिस नेक्सिस के अंदर जो भी आपकी लीगल इंफॉर्मेशन है उस लीगल इंफॉर्मेशन को डिजिटल फुल टेक्स्ट फॉर्म में उपलब्ध कराया है। इस लीगल इंफॉर्मेशन को ध्यान देना, डिजिटल फुल टेक्स्ट फॉर्म में उपलब्ध करा दिया गया है। यह एक प्रकार का ऑनलाइन डेटाबेस है। यह क्या है? यह एक प्रकार का ऑनलाइन डेटाबेस है। इसमें जितने भी आपके लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, जजेस हैं, रिसर्चर हैं, वो सभी के सब इसका उपयोग करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर मनुपत्र। मनुपत्र जो है वो इंडियन लीगल डेटाबेस है। मनुपत्र क्या है? मनुपत्र दोस्तों एक प्रकार का इंडियन लीगल डेटाबेस है। मनुस्मृति दोस्तों एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार की लीगल अथॉरिटी मानी जाती है।
क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द एब्स्ट्रैक्ट्स इन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स आर अरेंज्ड यूजिंग। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट से सारांशों को किस विधि से व्यवस्थित यहां पर किया जाता है? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों एक बात आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सुना है कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें, किसकी? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स की। तो ना इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स में एब्स्ट्रैक्ट्स को अरेंज करने के लिए या फिर व्यवस्थित करने के लिए यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। यूडीसी या फिर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। अब यूडीसी है क्या? तो दोस्तों यूडीसी एक प्रकार का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। यूडीसी एक प्रकार का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसके साथ साथ दोस्तों विशेष रूप से साइंटिफिक और ये स्पेशल रूप से साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए उपयोगी माना जाता है। अब इसके फीचर्स की अगर बात करें तो फीचर्स में सबसे पहले हाईली डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। दूसरा इसमें दोस्तों कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प की जाती है। ठीक है। तीसरा अगर बात करें दोस्तों तो इसमें सिंबल्स और नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो द एब्स्ट्रैक्ट्स इन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स आर अरेंज्ड यूजिंग यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्लियर? जनरली देखा जाए तो डीडीसी जो है वो लाइब्रेरीज के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है, जबकि यूडीसी जो है ना वो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो हमारे वैज्ञानिक जो होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनके लिए यह अधिक सूटेबल माना जाता है। तो याद आप लोगों को रखना है यहां पर साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स बराबर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बराबर यूडीसी। कैसे आप लोग याद रखोगे? साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स आप लोग एक तरीके से याद रखोगे साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स बराबर साइंस क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या साइंस क्लासिफिकेशन कर लो बराबर यूडीसी। ऐसे आप लोग याद रखोगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? चले क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन लीजा डेटाबेस व्हाट इज द एग्जैक्ट नॉमेनकल्चर यूज्ड फॉर द फील्ड रिप्रेजेंटिंग द लेवल नॉफ्ट। लीजा डेटाबेस में नॉफ्ट लेवल को दर्शाने वाले फील्ड के लिए प्रयुक्त सटीक नामकरण यहां पर क्या है? ठीक है दोस्तों, लीजा डेटाबेस में सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहां पर जो नॉफ्ट है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नॉफ्ट की अगर हम बात करें तो इसका यूज, इसका मीनिंग क्या है, सारी चीज आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लोग इस क्वेश्चन का यहां पर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर लीजा डेटाबेस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब भी हमें कुछ सर्च करना है, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो फुल टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में सर्च हमें नहीं करना है। जब भी हमें कुछ भी सर्च करना है तो हमें लीजा डेटाबेस के अंदर कभी भी फुल टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में या फुल टेक्स्ट कंटेंट में, फुल टेक्स्ट कंटेंट में याद रखना कुछ भी सर्च नहीं करना है। क्लियर? अब जब हमें फुल टेक्स्ट कंटेंट में सर्च नहीं करना है तो इसके लिए हमें कुछ स्पेशल कीवर्ड्स पते होना चाहिए। तो लीजा डेटाबेस में वो कीवर्ड्स यहां पर डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले मान लो यूजर का टाइटल हो गया, दूसरा यहां पर दोस्तों ऑथर हो गया। ठीक है, तीसरा दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो और आदि में आप सर्च कर रहे हो लेकिन जो कि फुल टेक्स्ट में कभी भी नहीं हो, उसमें हमेशा नॉफ्ट फील्ड का यूज किया जाता है।
उसमें हमेशा नॉफ्ट फील्ड का यूज किया जाता है। अभी आखिरकार नॉफ्ट फील्ड क्या होती है दोस्तों? नॉफ्ट फील्ड एक ऐसी फील्ड है, एनीवेयर एक्सेप्ट फुल टेक्स्ट, एनीवेयर एक्सेप्ट फुल टेक्स्ट, जिसे हम नॉट फील्ड कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे मानी जाती है, अब यहां पर ध्यान देना, ठीक है। जब भी आप यहां पर कोई भी मेजर डेटाबेस सर्च करते हो और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में जब आप ऐसे कुछ एब्रीविएशन ढूंढते हो, तो यहां पर लीजर डेटाबेस के अंदर यहां पर नॉफ्ट का यूज किया जाता है, और नॉफ्ट के यूज को हम कहते हैं यहां पर एनीवेयर एक्सेप्ट फुल टेक्स्ट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों यहां पर, द फर्स्ट एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल वाज पब्लिश्ड इन द फील्ड ऑफ। पहला सार संकलन पत्रिका जो है वो किस क्षेत्र में प्रकाशित की गई थी? ठीक है दोस्तों, जब एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज की शुरुआत हुई थी ना, ध्यान देना आप इस तरीके से इसको याद रखो, जब भी यहां पर एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज की शुरुआत की गई थी, जब भी यहां पर एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज की शुरुआत की गई थी, तो जो पूरी वर्ल्ड वाइड है या दुनिया की पहली एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऊपर लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहां पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऊपर प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अब ये क्यों प्रकाशित की गई थी? साइंटिफिक लिटरेचर जो है, जो यहां पर दोस्तों साइंटिफिक लिटरेचर है, साइंटिफिक लिटरेचर दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, जब साइंटिफिक लिटरेचर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था तो जितने भी रिसर्चर्स लोग थे, जितने भी रिसर्चर्स थे, उन रिसर्चर्स को समरी फॉर्म में, उन रिसर्चर्स को सबसे पहले समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स यहां पर बनाए गए थे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स जो है वो यहां पर बनाए गए थे। अब एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल है क्या? अब यह एक प्रकार की ऐसी पत्रिका है जो रिसर्च आर्टिकल्स को, जो भी हमारे यहां पर रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, उन रिसर्च आर्टिकल्स को संक्षिप्त में, ठीक है, या फिर समरी फॉर्म में उन एब्स्ट्रैक्ट को प्रकाशित करने के लिए काम करती है। अब इसका इंपॉर्टेंस या महत्व आखिरकार क्या माना जाता है? इसका आखिर इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले दोस्तों टाइम सेव होता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों रेलिवेंट एड्रेस, कोई भी रेलिवेंट एड्रेस हो गया, रेलिवेंट आर्टिकल हो गया, रेलिवेंट आर्टिकल जल्दी मिलेगा। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो रिसर्च की अवेयरनेस होती है, ठीक है, रिसर्च की जो अवेयरनेस होती है वो अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज को हमेशा करंट अवेयरनेस सर्विसेज से भी जोड़ा जाता है, और इसमें फर्स्ट पेरियोडिकल जो पब्लिश किया गया था वो यहां पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर यहां पर पब्लिश किया गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है दोस्तों, मोशन बॉक्स इज अ नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी, वीडियो शेयरिंग कम्युनिटी, ऑडियो शेयरिंग कम्युनिटी, या फिर डॉक्यूमेंट शेयरिंग कम्युनिटी। मोशन बॉक्स आखिरकार है क्या? मोशन बॉक्स दोस्तों एक प्रकार का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म कम्युनिटी है। मोशन बॉक्स एक प्रकार का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म कम्युनिटी है, जहां पर जो दोस्तों यूजर्स जो होते हैं, यूजर्स वीडियोस को अपलोड करते हैं, यूजर्स वीडियोस को अपलोड करते हैं,
शेयर करते हैं, और यह जो है वेब 2.0 से रिलेटेड माना जाता है। अब लाइब्रेरी साइंस के अंदर वेब 2.0 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले जैसे यूट्यूब की बात करें तो यहां पर वीडियो शेयरिंग, नेक्स्ट यहां पर फ्लिकर की बात करें तो यहां पर फोटो शेयरिंग, ठीक है। तीसरा दोस्तों यहां पर स्लाइड शेयर की बात करें, स्लाइड शेयर में आपको डॉक्यूमेंट शेयरिंग देखने को मिल जाएगी। क्लियर। चौथा दोस्तों आपको पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं। पॉडकास्ट में आप लोगों को ऑडियो शेयरिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलती है किसमें, मोशन बॉक्स में, ठीक है। तो मोशन बॉक्स बराबर मूविंग इमेजेस बराबर वीडियो, ऐसे याद रखना, मोशन बॉक्स बराबर मूविंग इमेजेस इज इक्वल वीडियो। क्लियर। तो मोशन बॉक्स क्या काम करता है, वीडियो शेयरिंग कम्युनिटी के लिए मोशन बॉक्स जाना जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिब्लियोफाइल इज अ कैटलॉगर है, क्लासिफिकेशनिस्ट है, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है, या फिर लवर्स ऑफ बुक्स है। पुस्तक प्रेमी यहां पर क्या है, ठीक है, बताओ। बिब्लियोफाइल क्या है, पुस्तक प्रेमी क्या है, सूचीकार है, वर्गीकरण विशेषज्ञ है, सूचना विशेषज्ञ, या फिर पुस्तकों के प्रेमी है। बिब्लियोफाइल का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप बिब्लियोफाइल का अर्थ समझने की कोशिश करोगे, बिब्लियोफाइल का अर्थ या फिर मीनिंग आप लोग जानने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स बुक, अ पर्सन हु लव्स बुक, जिसे हम बिब्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। वर्ड ब्रेकडाउन करके अगर मैं आपको समझाऊं तो बिब्लियो बराबर बुक्स और फाइल यानी कि लव, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, अ पर्सन हु लव्स बुक, जिसे हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। बिब्लियो बराबर बुक्स और फाइल बराबर लव, ठीक है। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ये दो टर्म और पूछे जाते हैं कि आखिरकार ये बिब्लियोग्राफी क्या होता है। तो बिब्लियोग्राफी होता है दोस्तों यहां पर लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स। सेकंड है दोस्तों यहां पर बिब्लियोमानिया क्या होता है, तो बिब्लियोमानिया होता है दोस्तों एक्सेसिव ऑब्सेशन, एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ बुक्स, जिसे हम बिब्लियोमानिया कहते हैं, ठीक है। तो फाइल का मतलब होगा यहां पर लव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुस्तकों के प्रेमी या फिर लवर्स ऑफ बुक। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। GIS स्टैंड्स फॉर, GIS किसके लिए जाना जाता है। GIS की दोस्तों फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है GIS की, GIS की फुल फॉर्म है दोस्तों यहां पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो है वो जियोग्राफिक की फुल फॉर्म है। अब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम करता क्या है यह भी जानना जरूरी है। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन दोस्तों एक प्रकार का कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जो जितना भी हमारा जियोग्राफिक डेटा होता है, जितना भी हमारा जियोग्राफिक डेटा जो होता है, उस जियोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करता है, उस जियोग्राफिक डेटा को स्टोर करता है, उस जियोग्राफिक डेटा को एनालाइज करता है, और इसके साथ साथ आफ्टर में उस जियोग्राफिक डेटा को मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग डिस्प्ले करने के लिए जाना जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजों का यूज किया जाता है सबसे पहले समझो। सबसे पहला है दोस्तों इसमें मैपिंग का यूज किया जाता है।
दूसरा दोस्तों इसमें अर्बन प्लानिंग का यूज किया जाता है। ठीक है। तीसरा दोस्तों इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। क्लियर। चौथा दोस्तों इसमें नेविगेशन का यूज किया जाता है। और पांचवा दोस्तों इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज का यूज किया जाता है। इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज का यूज किया जाता है। ये सारी चीजों का इसमें यूज किया जाता है। अब जीआईएस को यूज करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस की बात करें, सबसे पहला दोस्तों आपको इसमें हार्डवेयर लगेगा। दूसरा दोस्तों इसमें आपको सॉफ्टवेयर लगेगा। तीसरा दोस्तों आपको इसमें डेटा लगेगा। चौथा आपको इसमें पीपल लगेंगे। और फिफ्थ आपको यहां पर मेथड्स का यूज करना लगेगा। और जो गूगल मैप्स है, जो आप गूगल मैप जिसका यूज सबसे ज्यादा यहां पर करते हो, वो गूगल मैप्स यहां पर जीआईएस का यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सर्विस का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ये शायद रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो, वाकई मैं आपको समझाऊंगा जरूर। सी जो है इज अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सी किस प्रकार की उच्च स्तरीय भाषा है? दोस्तों जो सी लेवल लैंग्वेज है, क्या वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, या फिर वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, या फिर वो साइंटिफिक लैंग्वेज है, या फिर वो बिजनेस लैंग्वेज है? आंसर दोस्तों सी लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो सी लेवल लैंग्वेज यहां पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। यहां पर सी लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि जो इसमें प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल फंक्शंस के माध्यम से, प्रोसीजर्स या फिर फंक्शंस के माध्यम से कंप्लीट एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोसीजर्स या फंक्शन के माध्यम से ना कंप्लीट एग्जीक्यूट किया जाता है। अब फीचर्स ऑफ सी की बात करें तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, या फिर जितने भी आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती हैं। दूसरी ये फंक्शंस के आधार पर होती हैं। तीसरी इसमें हमेशा फास्ट एग्जीक्यूशन किया जाता है। और चौथा इसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी लैंग्वेज जिन्हें इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ऐसी लैंग्वेज जिन्हें इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे हम प्रोसीजरल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जिसके अंदर सी लेवल लैंग्वेज हो गया, दूसरा आपका पास्कल हो गया, तीसरा फोर्ट्रन हो गया, ये सारी की सारी आ जाती है। और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में आती है दोस्तों एसक्यूएल। कौन सी आती है? एसक्यूएल। तो सी इज अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर है यहां पर प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्लियर है? तो दोस्तों इसी तरीके से हम रोज 10 से 15 10-15 क्वेश्चन डिटेल में समझते चलेंगे, और जितना ज्यादा इन डिटेल इन डेप्थ हम जा सकते हैं उसके फैक्ट्स को तैयार करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन से यहां पर लगभग हमारे 4 से 5 फैक्ट तैयार हो रहे हैं। हम ईयर हो गया, डेट हो गया, उसके आधार पे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इन डिटेल यहां पर देख के चल रहे हैं। तो जब इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम अगर लगभग 500 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, 500 हालांकि 500 से ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मेरा टारगेट लगभग आपको 700 to 800 क्वेश्चन सिर्फ इस सीरीज में सॉल्व कराना है। तो जब 700 to 800 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे और उस बेस पे जब हम जाके ये समझेंगे कि वो 700 to 800 क्वेश्चन जो हैं उससे 4-4 फैक्ट और निकल के आएंगे, तो लगभग 3 से 4000 फैक्ट्स हमारे वो फैक्ट्स तैयार होंगे जो कॉन्सेप्ट्स के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। तो इस सीरीज को कंप्लीट एंड तक देखो। सिर्फ 10-10 क्वेश्चन है, भले ही आप इसको 1.5x पे देख लो, 1x पे देख लो, 2x पे देख लो, लेकिन इसको पूरा जरूर करो।
इसमें वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में 100% हर हाल में पूछे ही पूछे जाएंगे, और अगर इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन आपको छपे भी मिल जाए। क्लियर? तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो, पीछे मत हटो। ये मत सोचो कि यहां पर टाइम कम है, अभी भी जो टाइम है वो बहुत टाइम है, वो पर्याप्त टाइम है। इस टाइम में भी आप यहां पर चीजों को कवर कर सकते हो। क्लियर? तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।